हेलो बच्चों, ई सरल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं। माई सेल्फ रंजना। मैंने एमएससी करा है फ्रॉम पटना साइंस कॉलेज। मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो बच्चों, आपके डिमांड पर हम लेकर आए हैं बायोलॉजी रिवीजन सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी का जो साइंस बुक है, आपकी एनसीईआरटी, उसका 6th चैप्टर दैट इज द लाइफ प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, आपके लिए हमने माइंड मैप हम लेकर आए हैं, जिसमें इस माइंड मैप को थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो। इस माइंड मैप में हमने आपके लिए लॉन्च किया है जो भी आपका जो न्यूट्रिशन है प्लांट और एनिमल दोनों को। ओके, देन स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन से। The basic function performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life process। देखो बच्चों, इस पूरे लाइन को कहने का क्या मतलब है। सबसे पहले आप ऐसे सोचो, अगर हम सपोज मान लो सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, या इधर से उधर मैं मूव कर रही हूं, है ना, तो इन सब के लिए क्या होता है, आपको मतलब लाइफ प्रोसेसेस जो है, इन सब जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं उस समय भी जरूरत होती है। तो वो बेसिक फंक्शन, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं, प्रोसेसेस जो होती हैं, जो मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेंटेनेंस के लिए, मतलब हमारे रख रखाव के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। अब ऐसे समझना, अगर मैं आपका खाना बंद कर दूं तो क्या आप जी पाओगे? नहीं जी पाओगे ना। अगर मैंने खाना बंद कर दिया, अगर हमने खाना खाना छोड़ दिया, तो हम इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनी मतलब 1, ओके, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है बच्चों? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल का बना हुआ। ओके, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, जो भी लाइफ प्रोसेसेस होती है अमीबा में, वो एक सिंगल सेल के अंदर ही होती है। दिस वन इज अमीबा। जो भी लाइफ प्रोसेसेस होंगी, चाहे उनको न्यूट्रिशन करना हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एक्सक्रीशन हो, कोई भी लाइफ प्रोसेस, कोई भी जो प्रोसेसिंग होगी, वो अमीबा के अंदर किस में होती है, एक सिंगल सेल के अंदर होती है। ठीक है, अब बच्चों पता है, यहाँ पर एक बात आपकी ना बहुत ध्यान रखने वाली है, जो एनसीईआरटी में भी आपको पढ़ने को मिलती है। क्या आपने पढ़ा होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस, है ना। देखो बच्चों, अमीबा चूंकि बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होता है, एक सिंगल सेल का बना है, काफी सिंपल है। अगर मैं आपका कंपैरिजन एक अमीबा के साथ कर दूं तो कॉम्प्लेक्स कौन होगा? वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन बच्चों ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मैंने ऐसे माइंड के बेसिस पे नहीं कहा। अब ऐसा थोड़े होता है कि अरे अमीबा क्या इतना छोटा है तो उसका माइंड कम होगा, तो इस वजह से हमें कॉम्प्लेक्स मैम इसलिए कह रही है कि हमारा माइंड ज्यादा तेज होता है जो ह्यूमन का। ऐसा नहीं है बच्चों, मैंने आपको क्या कहा, कॉम्प्लेक्स में किस मायने में कह रही हूं, अमीबा एक सिंगल सेल का बना होता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी इस बेसिस पे कह रही हूं मैं। ओके, तो उसमें क्या होता है बच्चों, चूंकि वो सिंगल सेल का बना है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रह सकता है इन्वायरमेंट के, तो उसके लिए डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट होता है। ओके, नेक्स्ट। हेलो शिखा, आशिका, रिद्धि, हेलो हेलो। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म all the cells may not in direct contact with the surrounding environment। देखो बच्चों, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर ले, मल्टी सेलुलर मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा। मल्टी का मतलब तो जानते हो ना, जैसे मैंने वहां कहा था यूनी, अमीबा के लिए,
यहाँ क्या है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। तो बच्चों, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनके साथ क्या होता है? उनके सेल वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। जब उनके सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे बच्चों, तो उनको एक सिस्टम की जरूरत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें जो है, हमें डाइजेशन के लिए क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना? कभी आप सोचो कि नेचर ने हमें डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है, रेस्पिरेशन के लिए हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी और एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब अगर मैं बोलूं तो हम सब में क्या होता है? हम में स्पेसिफिक कुछ ऑर्गन होते हैं, वो सब मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और वो जो स्पेसिफिक एक सिस्टम होगा बच्चों, वो मिलके एक ही फंक्शन को तो परफॉर्म करेगा। क्या आपका जो, अगर मैं बोलूं कि आपका स्टोमक जो है वो ना रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इज इट ट्रू? कहीं से भी ये वर्दी लगेगा कि अरे हमारा तो स्टोमक है, वो कैसे कर सकता है, रेस्पिरेशन में हेल्प कैसे करेगा? तो इट मीन्स दैट कि हम में जितने भी ऑर्गन होते हैं, है ना, ऑर्गन सिस्टम जो बने हुए हैं बच्चों, जो कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, उन सबको क्या किया हुआ है? वो सब एक ही फंक्शन के लिए स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो इस पूरे लाइन का यही मतलब होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम होते हैं एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। एक ही फंक्शन मतलब जैसे डाइजेशन का काम डाइजेस्टिव सिस्टम का है, रेस्पिरेशन का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, ठीक है। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि हम में इस वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट नहीं होता, हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखो, लाइफ प्रोसेसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस है ना। अब देखो यहां मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है। देखो लाइफ प्रोसेस में देखो बच्चों, न्यूट्रिशन देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने लगा रखा है ना, रेस्पिरेशन, हम यहाँ लंग्स देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, दिस वन इज ब्लड वेसल्स, एक्सक्रीशन, किडनी लगा रखी है, मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर चलता है, एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेसेस आर, तो बच्चों वो कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं? फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। ओके, ये वैसे लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके बिना इस अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ में आया बच्चों? हेलो हिमांशु, हेलो शर्प्रिया, हेलो रिद्धि सिद्धि, हेलो। अब देखो, तो बच्चों फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस या वाइटल एक्टिविटीज इज टर्म्ड एज फिजियोलॉजी। कहने का ये मतलब है बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? लाइफ प्रोसेसेस की, मतलब न्यूट्रिशन की, रेस्पिरेशन की, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन की, उसको हमने किस में रखा है? उन सबको हम फिजियोलॉजी में उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इज ए वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब the sum total of all reactions that are constantly taking place in living matter and are necessary for life, है ना। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म ये कहता है कि वो आपके बॉडी में जितने भी रिएक्शंस चल रहे हैं, क्योंकि विद इन ए सेल, अगर हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल की बनी होती है, ठीक है बच्चों, आपको ये तो पता होगा।
बॉडी जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल की बनी होती है, जो हमारी बॉडी होती है। देखो बच्चों, ईच एंड एवरी सेल, आपकी बॉडी का एक एक सेल जो है उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जितने भी सिंथेटिक और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस जो होते हैं, जो कि इस पूरे मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चल रहे हो, इधर प्लांट्स और एनिमल्स, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, जो भी रिएक्शन, उन सबको हमने मेटाबॉलिज्म में रखा है। आगे आपको अच्छे से और समझ में आएगा। मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज एनाबॉलिक, सेकंड वन इज कैटाबॉलिक। देखो बच्चों, एनाबॉलिक ऐसे याद रखना, एनाबॉलिक मतलब होता है सिंथेटिक रिएक्शन। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिक का मतलब है सिंथेटिक, ओके, दैट इज द बायोसिंथेटिक पाथवे। एनाबॉलिक का मतलब है वैसा रिएक्शन जिसमें छोटे छोटे सब्सटेंस को मिला के कुछ बड़ा बना रहे हो, है ना, मतलब छोटे छोटे कुछ को मिला के हमने बहुत बड़ा बनाया, दैट इज द एनाबॉलिक, मतलब सिंथेटिक पाथवे जिसमें कुछ बन रहा हो। तो एक बार हम इस की डेफिनेशन पे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपलर वन। बच्चों, इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है किसको मिला के? सिंपल सब्सटेंस को मिला के। तो इस प्रोसेस को हमने एनाबॉलिक कहा और इसके एग्जाम्पल हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये सारे जो भी हैं ये बच्चों आपको अपने एनसीईआरटी में भी आपके ये दिए गए हैं। नेक्स्ट वन इज कैटाबॉलिक। देखो बच्चों, कैटा, ठीक है, कैटाबॉलिक पाथवे। बच्चों, कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? कैटा मतलब काटना। याद करने के ये कुछ ट्रिक होते हैं कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कैटा काटना मतलब डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, है ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन। मतलब बच्चों, ब्रेक डाउन हो रहा है किसका? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल सब्सटेंस में। तो इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, वो कौन से क्राइटेरिया होंगे जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कौन सा नॉन लिविंग है? सपोज आप अभी मान लो जैसे कि अभी बेंच पे बैठे हो या चेयर पे बैठे हो, टेबल और चेयर पर बैठे हो, तो कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कौन सा नॉन लिविंग? देखते हैं। न्यूट्रिशन। देखो बच्चों, the process of intake of nutrient and its utilization is called as nutrition। ठीक है, उसमें क्या होता है बच्चों, खाने को क्या किया जाता है? इनटेक करना। ये एक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन। अब देखो बच्चों, क्या कभी आपका टेबल या चेयर सांस ले सकता है? कभी एक काम करना, ठीक है, आज मेरे कहने से करना। सबसे पहले आपके घर में जैसे टेबल और चेयर है ना, उसको जरा खाना खिला के देखना। हालांकि मम्मी के 2-4 चांटे आपको पड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, एक बार ये समझने के थोड़े तरीके होते हैं, तो हम वो नहीं कर पाएंगे। तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं ना, दे आर नॉन लिविंग। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होगा बच्चों, ये भी एक क्या है? क्राइटेरिया है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो बच्चों, द प्रोसेस विच हेल्प्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स to receive information from the surrounding and behave accordingly in order to survive in the changing environment around them। बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं अपने सराउंडिंग से। आज मैं आपको कुछ कह रही हूँ तो आप सुन रहे हो, है ना, आपका माइंड मुझे सुन रहा है। इवन पेड़ पौधे भी जो होते हैं बच्चों, वो भी, उनमें भी क्या होता है? उनमें भी कोऑर्डिनेशन प्रोसेस पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक क्राइटेरिया है किसका? लिविंग
लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। देखो बच्चों, मूवमेंट होता है जब मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह। अब मूवमेंट ये मत समझना यहां से किताब उठाया मैंने यहां रख दिया, है ना, मतलब ये तो वही बात हो गई कि अरे यहां से हम उठा के यहां लेके जा रहे हैं, इट मींस मेरा बुक भी लिविंग हुआ ना। बिल्कुल नहीं, ये किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ये बॉडी में मतलब मूवमेंट की बात कर रहे हैं। हम खाना खाते हैं वो आपके बॉडी के एक एक पार्ट तक जाता है, तो ये उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन। देखो बच्चों, आपके बॉडी में जो अब सपोज मान लो कि कुछ एक्सेस वैसे फूड मटेरियल होते हैं बच्चों जिनका हमारी बॉडी को कोई नीड नहीं होती है ना, तो उनका रिमूवल जो है हमारी बॉडी से क्या होता है, नेसेसरी हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हमने एक्सक्रीशन का। अच्छा एक बात बताओ, अगर ना आप अपने कमरे से या अपने घर से अगर हम कचरा ना निकाले तो क्या होगा बताना? कचरा ना निकाले तो क्या, गंदगी बढ़ेगी, स्मेल आएगी, बीमारियां फैलेगी। मतलब घर से अगर कचरा निकालना जरूरी होता है, देन हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम में से तो कचरा निकालना सबसे ज्यादा उसकी नीड है। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक क्राइटेरिया है। देन बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। देखो बच्चों, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, खाते हैं, ठीक है, लेकिन हम न्यूट्रिएंट्स को क्यों ले रहे हैं? ताकि बॉडी की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अच्छा बच्चों, तो फिर ठीक है, इस प्रोसेस को अगर हमने न्यूट्रिशन कहा तो हम जो खा रहे हैं, सपोज मान लो हमने क्या खाया, मान लो हमने सपोज ब्रेड खाया, है ना, ब्रेड लिया, तो ये भी तो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जो फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सपोज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट्स, दिस आर द न्यूट्रिएंट्स। ये वो न्यूट्रिएंट है बच्चों जो आप क्या करते हो, आउटसाइडर से लेते हो, इसको आप फूड के फॉर्म में लेते हो। ये मेनली कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। देखो अब लेकिन बच्चों, अगर हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनका आपके बॉडी में कुछ फंक्शन होता होगा ना, बिना फंक्शन के हम क्यों लेंगे बताओ, है ना। तो सबसे पहले ये आपको क्या करते हैं, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब बच्चों ऐसा सोचो, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनर्जी चाहिए। मैं आपको पढ़ा रही हूं, मुझे एनर्जी चाहिए इस चीज के लिए। मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, एनर्जी चाहिए बच्चों। तो वो एनर्जी आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट है बच्चों कि ये आपकी बॉडी को मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, और ये क्या करते हैं बच्चों, ये आपके बॉडी को क्या करते हैं, मेंटेन और रेगुलेट करते हैं। चलो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं? न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉप, सेकेंड वन इज और हेटेरोट्रॉप। बच्चों ऑटोट्रॉप का मतलब क्या हुआ? देखो, ऑटो ग्रीक वर्ड में सेल्फ, ठीक है। ट्रॉप बच्चों, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप मतलब होता है न्यूट्रिशन। हेलो मुस्कान, हेलो आशिका तोमर, हेलो। देखो बच्चों, ऑटो का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में सेल्फ, ट्रॉप मतलब होता है नरिशमेंट। मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं,
ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये सब कुछ बच्चों आपके माइंड मैप में भी दिया गया है जो आपके रिवीजन के लिए है। नेक्स्ट वन इज हेट्रोट्रॉप। देखो बच्चों, हेट्रो ये बच्चों ऐसा ये न्यूट्रिशन का वो मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज टर्म्ड एज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बच्चों हम देख लेते हैं आगे। देखो बच्चों, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो बच्चों, मैं यहीं पे आपको समझा दूं कि इन दोनों का क्या मतलब है। देखो बच्चों, केमो मतलब होता है केमिकल। देखो बच्चों, केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ये मतलब होता है, न्यूट्रिशन का ये वो मोड है जिसमें सनलाइट की जगह यहाँ पर केमिकल एनर्जी को यूज किया जाता है। देन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज टर्म्ड एज केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो बच्चों, फोटो वर्ड स्टैंड फॉर सनलाइट। ठीक है बच्चों, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ये मतलब होता है, ये न्यूट्रिशन के वो मोड हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए केमो ऑटोट्रॉपिक का? बच्चों, इसका एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, एंड फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो एग्जाम्पल है दैट इज द ग्रीन प्लांट्स। हेट्रोट्रॉपिक, देखो बच्चों, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सैप्रोफिटिक, ये वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो बचे हुए ऑर्गेनिक मैटर पर अपने फीड करते हैं, है ना, मतलब बचे हुए पदार्थों पर वो फीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो भी ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इन सब पे इसका एग्जाम्पल है फंजाई। ओके, नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक। देखो बच्चों, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ये मतलब होता है कि जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक जो है अपने फूड और शेल्टर के लिए कंप्लीटली दूसरों पर डिपेंड रहता है। थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सॉलिड फूड को इंजेस्ट किया जाता है, इनटेक किया जाता है। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे अब बच्चों हम आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैंने आपको बता दिया, इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इसमें क्या होता है बच्चों कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, है ना। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ये डिपेंड रहेंगे अदर ऑर्गेनिजम्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, जिसकी हमने बातें पहले कर ली। अब देखो बच्चों, मैंने बताया था ना, जब ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम दाल चावल हो गए, सब्जियां, फ्रूट्स, कुछ भी हो, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे प्लांट्स ही तो हैं। और प्लांट्स किस में आता है बच्चों, ऑटोट्रॉप्स में। चाहे कोई भी हो, चाहे हम काऊ की बात कर ले, डॉग की बात कर ले, ये क्या खाते हैं? देखो, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है बच्चों, अगर ह्यूमन की ही बात कर ले तो हम ऑटोट्रॉप पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। अब चाहे इसमें एनिमल्स की बात कर लो, फंजाई की बात कर लो, या बैक्टीरिया की बात कर लो। देखो बच्चों, अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को किस बेसिस पर हमने डिफाइन किया है, तो उनके फूड के, मतलब वो किस तरह से फूड को ऑब्टेन करते हैं, किस तरह से फूड को लेते हैं, इस बेसिस पे हमने हेट्रोट्रॉपिक को क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो बच्चों, इस तरह के न्यूट्रिशन में मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपने फूड को डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो देखो, सिंपल शब्दों का यही मतलब होता है कि जो बचे हुए, मतलब ऑर्गेनिक रिमेन कह सकते हैं ना उसे,
ऑर्गेनिक रिमेन जो होते हैं, जो बचे हुए पदार्थ होते हैं, कौन से, सपोज मान लो मतलब मरे हुए जानवर हो गए, गिरे हुए पत्ते, है ना, जो पत्ता मतलब लीफ जो जमीन पे गिरा हुआ है, ह्यूमन का एक्सक्रीटा हो, तो इन सब पे जो फीड करते हैं उन्हें हम सैप्रोट्रॉफ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? फंजाई। ओके, नेक्स्ट है बच्चों पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखो बच्चों, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो ऐसे समझो, सपोज ये ले लिया हमने ए एंड बी, देखो ऐसे समझो ए एंड बी। अब बच्चों ए जो है कंप्लीटली ये बी पर डिपेंडेंट है अपने फूड और शेल्टर के लिए, ठीक है। फूड और शेल्टर के लिए ये ए जो है वो बी पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है ना, अपने भोजन के लिए, अपने रहने के लिए। अब इसमें ए को तो फायदा हो रहा है पर बी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, मतलब ये तो कह सकते हैं ना प्लस माइनस का रिलेशन है। देन इस तरह के न्यूट्रिशन को, इस तरह के न्यूट्रिशन के मोड को हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें एक को तो कंप्लीटली वो क्या कर रहा है, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? कसकटा, अमरबेल। अमरबेल जो होता है बच्चों, ये क्या होते हैं? ये दूसरे प्लांट पे, अमरबेल जो है वो प्लांट्स हैं, ठीक है, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट्स पर। ओके, इसके अलावा एग्जाम्पल है टिक, लाइस, लिचेज एंड टेपवर्म। नेक्स्ट होलोजोइक। देखो बच्चों, इसमें मैंने आपको बता दिया, इसमें कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड या होल मटेरियल को क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर पहले लिया जाता है, फिर उसका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। और वो ब्रेकडाउन आपका बाहर नहीं होगा, आपके बॉडी के वो अंदर ही होता है। आप लोग मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ही होगा। नेक्स्ट देखो, अब बच्चों ये कौन कौन से हो सकते हैं? हर्बीवोर्स, ग्रास जो खाते हैं, जो मतलब प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स जो फ्लैश खाते हैं, और ओमनिवोर्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों पर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, न्यूट्रिशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इस पे हम पहले बात कर ले। फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, फिफ्थ वन इज इजेशन। सबसे पहले इंजेशन। देखो बच्चों, इंजेशन, इनटेक मतलब फूड मटेरियल को आप इनटेक कर रहे हो, ले रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंजेशन, ठीक है। डाइजेशन, अब बच्चों डाइजेशन में क्या होता है कि जो भी फूड मटेरियल हम लेते हैं उनका आपके बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, कुछ भी आप खाओ उसको तोड़ा जाएगा आपकी बॉडी में, तो इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों, एक तो है इंट्रासेल्युलर एंड सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा सेल्युलर। इंट्रा मतलब विद इन अ सेल। जब बच्चों इंट्रासेल्युलर डाइजेशन जो है ये क्या होता है बच्चों, जब डाइजेशन जो है वो सेल के अंदर हो, एक ही सेल के अंदर जब हो, तो उसे हम कहेंगे इंट्रासेल्युलर, जो कि आपका किस में होता है? अमीबा में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा सेल्युलर। अब बच्चों देखो, जब फूड मटेरियल का डाइजेशन जो है सेल के बाहर भी हो, मतलब सेल तक वो कन्फाइंड ना हो, वो सेल के बाहर भी उसका डाइजेशन हो रहा है, तो इस तरह के डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेल्युलर, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड में भी चल रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। इसका एग्जाम्पल होगा ह्यूमन। देखो अब क्या होता है बच्चों, जो डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू उनका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है आपके ब्लड और लिम्फ में। उसके बाद एसिमिलेशन। अब मैंने आपको बताया था ना कि जब हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं बच्चों तो कुछ ना कुछ मोटिव होता है हमारा लेने का, तो फिर उनका एसिमिलाइजेशन होगा, मतलब आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। ओके, इजेशन। अब बच्चों वही बात आ गई ना
कि डिफरेंट जो आपके बॉडी में बचे हुए जो भी वेस्टेज मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, मतलब रिमूव कर दिया जाता है आपकी बॉडी से थ्रू दी प्रोसेस ऑफ इजेशन। अब बच्चों बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, है ना, कि इंजेशन और इजेशन में, ठीक है, तो इसको याद रखना इन, इसको याद रखना एग्जिट, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अब बच्चों हम अमीबा की बात करते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रिशन अगर हम देखें, अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों होलोजोइक होता है। यहां मैं आपको एक प्रोसेस के थ्रू समझाती हूं। देखो बच्चों, अमीबा जो होता है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों, अमीबा में ये क्या करते हैं, देखो बच्चों अमीबा सबसे पहले क्या होता है, ये है अमीबा, है ना, ये आपने देखा कि दिस वन इज अमीबा एंड दिस वन इज फूड पार्टिकल, ठीक है ना, ये अमीबा है और ये फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। चलो बच्चों, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, देखो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो आपने देखा, देखो इसने क्या किया अमीबा ने, सबसे पहले बच्चों उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला, आपने ऐसे देखा ना कि उसने किया और उसके बाद उसने क्या किया, अपने प्रे को कैप्चर कर लिया बच्चों, ये आप ध्यान से देख रहे हो, कैप्चर करके फिर उस फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद बच्चों क्या होता है, उसके बाद इजेशन जब होगा तो इजेशन के लिए अमीबा का कोई भी ये बॉडी का जो सरफेस होता है बच्चों, मतलब सिंगल सेल है, जब सिंगल सेल है बच्चों तो उसके साथ क्या है, उसके साथ ये है कि उसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, तो कहीं से भी ये क्या होंगे, रप्चर्ड हो जाएंगे, फट जाएंगे और वो वेस्टेज मटेरियल जो है वो निकल जाएगा। देखो इसको हम इसमें देखते हैं, जब अमीबा बच्चों फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आया, आपने देखा होगा ना कि ये अमीबा था, है ना, जब बच्चों वो फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आया तो आपने देखा होगा, ठीक है, कि उसने क्या किया, वो उसकी ओर ऐसे बढ़ा, मतलब जैसे ही वो बच्चों प्रे को देखता है ना, अपने शिकार को, वो उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है, किसके थ्रू, उसमें एक टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है बच्चों, जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है, सूडोपोडिया। इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं, इंजेशन। देखो बच्चों, अब ये जो फूड वैक्यूल्स था, है ना, अब बच्चों सूडोपोडिया के बाद क्या होता है कि वहां पर जो आपका लाइसोसोम है और फैगोसोम्स, ये मिलके बच्चों क्या बनाते हैं, फूड वैक्यूल्स, ठीक है, लाइसोसोम और फैगोसोम मिलके बच्चों फूड वैक्यूल्स बनाते हैं। अब बच्चों फूड वैक्यूल्स में क्या होगा बच्चों, फूड वैक्यूल्स में डाइजेशन होगा, मतलब उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ा जाएगा। ये फूड वैक्यूल्स जो होता है बच्चों, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये टेम्पररी स्टोमक का काम करते हैं। अब डाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या होता है, टूटने के बाद डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो साइटोप्लाज्म में जाता है, ठीक है, और बच्चों एब्जॉर्प्शन के बाद वो जो फूड वैक्यूल होगा वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। अब एब्जॉर्ब फूड, अब बच्चों एक बात बताओ, फूड वैक्यूल तो डिसअपीयर हो गया, आपने भी देखा होगा, क्योंकि फूड वैक्यूल जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, तो जो बच्चों एब्जॉर्ब फूड जो होता है, फूड की जरूरत उसको क्यों है, जिस उसको एनर्जी मिले, उस एनर्जी का यूज वो कहाँ करेगा, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए। देखो बच्चों, इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर हैं, उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है, उनको एनर्जी चाहिए, अपने किसके लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो ये सेम चीज जो है वो अमीबा के साथ भी हो रही है। अब बच्चों क्या होता है, देखो अब हमने चारों प्रोसेसेस तो देख लिए। अब बच्चों अमीबा में भी ऐसा होगा ना कि उसके भी तो जो बचे हुए वेस्टेज मटेरियल जो होते हैं, मतलब वैसे फूड पार्टिकल्स जिसका उसको कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो उसका क्या होता है बच्चों, उसका इजेशन होता है, मतलब एग्जिट। मैंने बताया था ना आपको, एंट्री और एग्जिट, इंजेशन और इजेशन।
तो वो फूड मटेरियल जो होता है बच्चों वो निकलता है। लेकिन कैसे? अमीबा एक सिंगल सेल है, तो कहीं से भी ये रप्चर्ड होके क्या करेंगे, ये उसके बॉडी से बाहर आ जाते हैं। बच्चों को ये स्पेसिफिक ऑर्गन यहाँ नहीं होता है। ओके, हेलो सुहानी पारिक। देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपको भी पता है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बच्चों, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट जो है अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसका मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगी। देखो बच्चों, सबसे पहले ऐसे समझो, अगर मैं फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना चाहूं तो क्या हम फोटोसिंथेसिस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सिंथेसाइज्ड with the help of inorganic raw material। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज कर रहे हैं किसकी हेल्प से? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। ठीक है, ये दिस वन इज इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इन दोनों को हमने मिलाया, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में हमने क्या बनाया? ग्लूकोज। और बच्चों, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है और वाटर भी। अब देखो बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, हियर O2 कम्स फ्रॉम। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ कि यहाँ पर O2 कहाँ से आया है, जल्दी। गुड, सुहानी पारिक ने सही जवाब दिया। हियर O2 कम्स फ्रॉम वाटर। यहाँ जो ऑक्सीजन है बच्चों वो वाटर से आता है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। देन अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो याद रखना कि हियर इन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन O2 कम्स फ्रॉम वाटर। हाँ, यहाँ किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है। किसका क्वेश्चन है ये? सुहानी पारिक का, कि मैम प्लीज रिपीट द एग्जांपल ऑफ केमो ऑटोट्रॉप। बेटा इसका एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। आगे बढ़े। देखो बच्चों, यहाँ आप देख रहे हो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ गया? प्लांट्स में गया बाय द हेल्प ऑफ जाइलम। ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में जैसे था, आपने पहले देखा होगा सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसमें पाया जाता है बच्चों क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो इन सब से बच्चों क्या मिलके बना? इन सब से मिलके बना शुगर, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। शुगर बच्चों, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल होता है, जिसे हम सिंपल शुगर भी कह रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, और बच्चों क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीजन। मतलब देखो बच्चों, ये रिएक्शन क्या दिखा रहे हैं कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट कहां पर मिले? क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है। इन सब ने मिलके क्या बना लिया? इन सब ने मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाया, मतलब शुगर। और क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीजन। एंड यहां पर मैं वापस से रिपीट करूंगी, हियर O2 कम्स फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है आपको भी पता चल गया, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। इसके अलावा वाटर, प्लांट्स रूट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, किसकी हेल्प से? बाय द जाइलम, जाइलम की हेल्प से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे वो? कार्बन डाइऑक्साइड वो लेंगे लीफ में जो ओपनिंग होती है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। अब बच्चों फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले लाइट एनर्जी को क्या किया जाता है? क्लोरोफिल के थ्रू उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद उस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में और वाटर मॉलिक्यूल टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब एक बात बताओ बच्चों, लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट की बात कर रहा है, ये किसने अब्जॉर्ब किया? क्लोरोफिल ने, जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट में। उस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हुआ केमिकल एनर्जी में बच्चों, और वाटर मॉलिक्यूल जो वाटर रूट से आया था, याद होगा ना आपको, हमने अभी एनिमेशन में देखा, वो टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद बच्चों क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिर किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज। देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस को हमने 2 स्टेप में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में देखो बच्चों, लाइट रिएक्शन का मतलब होता है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट मतलब इसको लाइट की जरूरत होती है। इसकी साइट क्या होती है? ग्रेना ऑफ थाइलोकेट। देखो बच्चों, अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, देन दिस वन इज ग्रेना, जहां लाइट रिएक्शन होगी, और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ओके, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, अब हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। अब ये मत कहना मैम डार्क रिएक्शन है, ओ ये तो अंधेरे में होता होगा, रात में होता होगा। नहीं बच्चों, रात में तो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, ठीक है। डार्क रिएक्शन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ये दिन डे टाइम में ही चलता है, लेकिन इसको लाइट की नीड नहीं होती, ठीक है। इसकी साइट है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? इसी प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट बनता है, मतलब लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में क्या क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल और कुछ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। डाइजेस्टिव ऑर्गन मिलके एक कैनाल बनाते हैं जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल जो होता है बच्चों, वो 9 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं। माउथ, अब बच्चों पाथवे देखते जाना, इससे क्या होगा ना, आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। माउथ, बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट वन इज एनस। तो हम कह सकते हैं ना, एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत माउथ से होती है और उसकी एंडिंग कहाँ होती है? उसकी एंडिंग एनस से होती है। चलो बच्चों, अब हम माउथ के बारे में कुछ बात करते हैं। देखो बच्चों, माउथ क्या होता है? ये बाउंडेड होता है, किससे? लिप्स के थ्रू। ये लिप्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? माउथ। अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि ओपन योर माउथ, हमने अपना माउथ ओपन किया, तो भाई तो इसमें लिप की ही तो हेल्प लेता है माउथ, ठीक है। ये फूड को माउथ के बीच में रखते हैं, साथ ही बच्चों हमारा जो लिप होता है वो स्पीकिंग में भी हेल्प करता है। अच्छा बच्चों, बकल कैविटी, ठीक है। माउथ जो है वो बकल कैविटी में खुलता है। अब बकल कैविटी में क्या क्या होता है देखते हैं। बकल कैविटी में होता है टंग, टिथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। देखो, अब बच्चों जो आपका मतलब फ्लोर होता है, ठीक है, माउथ का अगर हम फ्लोर की बात करें तो टंग होता है ये, ठीक है। अब बच्चों ये जो टंग होता है तो ये क्या करता है? इस पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स का मतलब जैसे हम कुछ भी खाते हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको मीठा खाने को दूं, आप कैसे फील करते हो कि हाँ ये, जैसे मैंने आपको सपोज मान लो स्वीट दिया, किसी तरह कुछ भी मिठाई खाने को दी, चॉकलेट्स दी, है ना, तो हमें कहते हैं ना, अरे ये वाली चॉकलेट, हाँ चॉकलेट तो मीठी है, ये वाली थोड़ी ज्यादा मीठी है ना। अगर हम डार्क चॉकलेट की बात करते हैं बच्चों, तो डार्क चॉकलेट ठीक है, वो थोड़ा कम मीठा होता है। ये सब हमें कैसे पता चलता है? अगर हम सपोज खाने में मतलब कुछ नमकीन खाते हैं, कुछ तीखा खाते हैं, तो बच्चों उसके लिए अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं आपके टंग पर, जिसकी वजह से हम फील करते हैं टेस्ट को, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो टंग होता है ना, वो हमारे स्पीच के आर्टिकुलेशन में, है ना, मतलब हमारे कहते हैं ना बोलने में भी हेल्प करता है। बच्चों टिथ देखो, 4 डिफरेंट टाइप्स के टिथ प्रेजेंट होते हैं आपके माउथ में, ओके। कौन कौन से? इंसिजर, जो कि आपको क्या करते हैं? कटिंग के लिए होते हैं बच्चों, काटने के लिए फूड मटेरियल्स को। कैनाइन जो होते हैं टीयरिंग के लिए होते हैं, फाड़ने के लिए। प्रीमोलर ग्रिंडिंग के लिए, और मोलर बच्चों वो भी ग्रिंडिंग के लिए होता है। यहाँ मैं आपको कुछ और बात बता दूं बच्चों, टिथ हमारे में जो होते हैं, ठीक है,
ये आपने 4 डिफरेंट टाइप के टीथ देख लिया, क्या क्या? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, नेक्स्ट फेरिंग्स। देखो बच्चों, फेरिंग्स जो होती है, अब जैसे माउथ खुला बकल कैविटी में, तो अब क्या होता है, बकल कैविटी कहाँ ओपन होती है? फेरिंग्स में। बच्चों जो फेरिंग्स होता है, जब मैं आपको रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी तो वहां भी हम फेरिंग्स को पढ़ेंगे। इस लाइन को देखो, इट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देखो बच्चों, चाहे हम खाना खाएं, चाहे हम सांस लें, है ना, उसको फेरिंग से होके गुजरना ही पड़ता है। देन वी कैन से दैट कि फेरिंग सर्व्स एज कॉमन पैसेज। फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। एसोफेगस। देखो बच्चों, एसोफेगस को हम गलेट या फूड पाइप कहते हैं। अब एसोफेगस कहाँ खुलेगा? स्टोमक में। बच्चों एक बात ध्यान रखना, एसोफेगस में किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता, कुछ भी डाइजेशन एसोफेगस में नहीं होते। यहाँ पर बस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो एसोफेगस में स्टार्ट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है जब एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स का रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन जो होगा उसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, स्टोमक। अब आपका जो है स्टोमक जो है कहाँ होता है बच्चों? ये आपके एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में होता है। ये जे शेप होता है। इसके कितने पार्ट होते हैं? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरस। ठीक है, स्टोमक जे शेप का होता है। ठीक है, स्टोमक जे शेप ऑर्गन है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये हाईली कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल है और यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। किसका? फूड का। कंप्लीट डाइजेशन जो होता है बच्चों वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है यहाँ पर आपके डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होते हैं? विलाई और माइक्रोविलाई। ओके, देखो ये रहा आपका डायग्राम। एसोफेगस देख रहे हो आप? माउथ, एसोफेगस, ठीक है, उसके बाद स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इसके बाद लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये सारे के सारे। अच्छा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब इसका शॉर्ट फॉर्म समझ लो, DJI, याद रखना, DJI है ना, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन देखो बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन जितना बड़ा तो नहीं होता, ये इससे छोटा होता है और वाइडर होता है, और यहाँ पर कोई भी डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होते। ठीक है, अब देखो बच्चों ये किस में डिवाइडेड होगा? सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम, CCR। CCD में हम जाते हैं ना कैफे कॉफी डे, तो याद रख लेना कि लार्ज इंटेस्टाइन के लिए हम क्या यूज करेंगे? CCR, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। बच्चों ये कुछ ट्रिक होते हैं याद करने के। अब हम आ जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखो बच्चों, सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड, हमने वहां देखा था ना, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। इन ग्लैंड्स का काम क्या होता है बच्चों? यहाँ पर डाइजेशन होता नहीं है, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं बाय द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। देखो बच्चों, सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर एंड फोर्थ वन इज पैनक्रियास। चलो इसके फंक्शन भी हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं? पहले तो बच्चों आपके बॉडी में 3 पेयर्स होते हैं सैलिवरी ग्लैंड के, ये जो सिक्रीट करते हैं उसे हम सलाइवा कहते हैं। कभी सोचा है आपने कि सलाइवा हमारे बॉडी में क्यों सिक्रीट होता है हमारे माउथ में? उसका भी फंक्शन है। देखिए सैलिवरी ग्लैंड जो होता है, ठीक है, वो सलाइवा जो सिक्रीट करेगा, वो सलाइवा आपके फूड को सॉफ्ट बनाता है, स्लिपरी बनाता है, ताकि उसको इजिली स्वेलो किया जा सके, निगला जा सके। इसमें एंजाइम होता है बच्चों सैलिवरी एमाइलेज, जिसे हम टाइलिन कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, मतलब स्टार्च का। ठीक है, यहाँ स्टार्च का डाइजेशन होता है बच्चों, लेकिन पूरा नहीं, ओनली 30% by the action of enzyme that is the salivary amylase।
देखो क्या बोला मैंने, यहाँ एक एंजाइम होगी जिसे हम सेलेब्री एमाइलेज कहेंगे, जिसे हम टाइलिन कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, कितना, पूरा नहीं 30%, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड, देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो क्या क्या सिक्रीट करता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। देखते चलो बच्चों, जो पेप्सिनोजेन होते हैं ये स्टोमक में काम करते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप कह सकते हो ना कि डाइजेशन की शुरुआत माउथ से हो गई, लेकिन किसका वहां डाइजेशन हुआ, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का, वो भी 30%। अब देखो कि स्टोमक में किसका डाइजेशन होता है, तो बच्चों सबसे पहले क्या हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उसने इन सबको सिक्रीट किया, ठीक है। यहां पर पेप्सिनोजेन दैट इज द, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। सबसे पहले HCl का काम क्या होता है, HCl जो है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब आप जरा सोचो कि इस पेप्सिन को कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, वो आपको आगे पता चलेगा। देखो बच्चों, हम जो भी प्रोटीन लेते हैं ना उसका डाइजेशन माउथ में नहीं होता, उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है आपके स्टोमक से, ओके, आपके स्टोमक से। तो बच्चों प्रोटीन का डाइजेशन जो है प्रोटियोसिस, मतलब समझ लो ये बहुत बड़ा प्रोटीन है, ठीक है। ये किसमें अगर बहुत बड़ा है, थोड़े से छोटे टुकड़े में टूटा तो इसे हमने प्रोटीजेस कहा, उससे भी छोटा टूटेगा तो इसे हम पेप्टाइड्स कह देते हैं, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन नहीं, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होनी है, प्रोटियोजेस में। नेक्स्ट बच्चों लिवर, ठीक है। लिवर जो होता है बच्चों ये लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी में, ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और बाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों फैट के डाइजेशन में। इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, मतलब बाइल जूस जो होता है बच्चों, लेकिन ये लिवर में नहीं कर रहा है, ये सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में करेगा, ठीक है। बाइल जूस जो होता है बच्चों फैट्स को, जो फैट्स हमने लिया है, अब देखो माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, स्टोमक में प्रोटीन का हुआ, मैंने कहीं फैट का नाम लिया ही नहीं, क्योंकि फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होता है। अब वहां पर लिवर क्या करता है, लिवर का जो बाइल जूस होता है बच्चों वो क्या करते हैं, वो फैट्स को पार्शियली ब्रेक डाउन करते हैं, पार्शियली तोड़ते हैं, पार्शियली डाइजेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इमल्सिफिकेशन। इसके अलावा लिवर जो है उसमें आपके वो क्या होता है बच्चों, वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। पैनक्रियास, देखो पैनक्रियास बच्चों हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन का मतलब क्या है, इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। अब सोच रहे हो कि ये मैम क्या कह रही है, इसका क्या मतलब है एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखो बच्चों, इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करता है बच्चों पैनक्रियाटिक जूस। देखो बच्चों, एक्सोक्राइन पार्ट कहने का मतलब है जिसमें उसका खुद का डक्ट होता है, ठीक है। तो उसका जो पार्ट होता है वो सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जो अब कंप्लीट डाइजेशन करेंगे किसका किसका, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन्स में और फैट्स में। देखो बच्चों क्या होता है, ये पैनक्रियास के जो पैनक्रियाटिक जूस हो, लिवर के जो बाइल जूस हो, ये दोनों अपने मतलब अपने अपने सिक्रीशन को, मतलब ये जो सिक्रीट कर रहे हैं उसको हम इनका क्या कह रहे हैं, सिक्रीशन कह रहे हैं, ठीक है। ये एक कॉमन डक्ट के थ्रू किसमें डाल देते हैं, पॉर कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तभी तो वहां कंप्लीट डाइजेशन वाली पूरी प्रोसेसिंग होगी, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल, सेकेंड वन इज केमिकल। अच्छा बच्चों, अगर मैं बोलूं मैकेनिकल प्रोसेस तो सोचते होगे ना कुछ ऐसे तोड़ना फोड़ना, है ना। देखो बच्चों, मैकेनिकल प्रोसेस का क्या मतलब होता है, जिसमें कटिंग की जाती है, ग्राइंडिंग, स्वैलोइंग की जाएगी, मतलब फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं ना कि यहाँ तिथ का रोल होता होगा, है ना। तिथ क्या करता है, फूड को काटता ही तो है ना।
चलो बच्चों, जब हम केमिकल की बात करते हैं बच्चों, तो केमिकल प्रोसेस का मतलब होता है कोई ना कोई यहाँ केमिकल एक्शन चल रहा होगा, कुछ ना कुछ यहाँ केमिकल रिएक्शंस चल रहा है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या करते हैं बच्चों, ये आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, सपोज मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे हमने देखा था ना सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। और बच्चों एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाइल जूस में किसी तरह का एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। कभी अगर क्वेश्चन आए तो इसको आप थोड़ा ध्यान से करना। चलो बच्चों कुछ समरी कर लेते हैं, ऐसे मैं आपको अलग अलग करके पढ़ाऊंगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, उसके लिए कौन कौन से एंजाइम है, वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ रिलीज होते हैं, और लास्ट में उनके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये बस ऐसे ही हम एक चार्ट देखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले सैलिवरी एमाइलेज याद करो, मैम ने आपको कहाँ पढ़ाया, सैलिवरी एमाइलेज सैलिवरी ग्लैंड में, ठीक है। और बच्चों जब हम एमाइलेज की बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा याद रखना, ये ट्रिक है कि ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात कर रहा है एमाइलेज। तो बच्चों ये क्या करते हैं, ये सैलिवरी ग्लैंड में ये बनते हैं, और ये कहाँ पर जाके मतलब अब काम करते हैं, बकल कैविटी में, बकल कैविटी में होगा। और ये क्या करेंगे, स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में इसको तोड़ेंगे, मतलब सिंपल फॉर्म में ही टूट रहा है एंजाइम जो है। इसके अलावा बच्चों पैनक्रियाटिक एमाइलेज, देखो नाम से पता चला, पैनक्रियाटिक एमाइलेज मतलब पैनक्रियाज, है ना, पैनक्रियाज में ये बनता है। और ये कहां पर साइट ऑफ एक्शन, मतलब कहां पे रिलीज हो रहा है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कुछ याद आया, मैंने आपको कहा था कि लिवर और पैनक्रियाज ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों अपने अपने सिक्रेशन को स्मॉल इंटेस्टाइन में एक कॉमन डक्ट के थ्रू दे देते हैं, ठीक है। और उस सिक्रेशन में क्या होता है बच्चों, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब देखो स्टार्च, ये भी उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ेगा, माल्टेज रिलीज होता है, ये आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये भी सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं। तो बच्चों ये तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की हमने बात कर दी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों प्रोटीन का डाइजेशन, पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ पढ़ा था, याद करो, पेप्सिन हमने देखा था ना गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो बच्चों ये आप देखो चार्ट, इस चार्ट को देख के आपको इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों जो पेप्सिन होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में सिंथेसाइज हुआ, अपना उसने वर्क ऑफ एक्शन कहाँ दिखाया, स्टोमक में। समझ लो कि ये ना घर है, ये हाउस है, ठीक है, उस एंजाइम का, और ये उसका स्कूल है जहां उसको अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। हम यही काम तो करते हैं घर में, घर क्या हम स्कूल जाते हैं ना बच्चों, स्कूल कॉलेजेस अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो ऐसे याद करो, पेप्सिन जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रोड्यूस हुआ, उसने अपना वर्क ऑफ एक्शन बच्चों कहाँ दिखाया, स्टोमक में। उसने क्या किया था आपको याद होगा, उसने प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया था उसके छोटे फॉर्म में। बच्चों ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन कहाँ से आया है, ट्रिप्सिन का घर है पैनक्रियाज। ये अपना काम कहाँ करेगा, ये अपना काम करेगा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और ये भी क्या करेगा, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा पेप्टाइड्स में, ठीक है। अब देखो बच्चों प्रोटीन यहाँ पे देखा हमने पेप्टाइड्स में टूट गया। अब आते हैं पेप्टाइडेजेस और डाइपेप्टाइडेजेस। ये बच्चों सारे एंजाइम्स हैं। ये आपका जो इंटेस्टाइन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भी क्या होते हैं, वो भी कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो पेप्टाइडेजेस डाइपेप्टाइडेजेस जो होते हैं बच्चों, वो कहाँ पर सिंथेसाइज हुए, वो बच्चों सिंथेसाइज हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इनका जो वर्क ऑफ एक्शन होता है जहां उनको दिखाना है बच्चों, वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। ये बच्चों क्या करते हैं, अब इन्होंने मतलब कहते हैं ना बड़े से पहले छोटा, छोटा छोटा सबसे सिंपल फॉर्म, दैट इज द एमिनो एसिड। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज नोन एज एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में ये तोड़ देते हैं, ठीक है।
अब बच्चों हम आ जाते हैं फैट का डाइजेशन। देखो बच्चों, पैनक्रियाटिक लाइपेज, अच्छा कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? लाइपेज लाइपेज, ये क्या चक्कर है? जरा सोचना, आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। सोचो बच्चों, थोड़ा सोचो। देखो, पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है बच्चों, लाइपेज जो होता है वो फैट के डाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज कितना आसान है आपको याद करने के लिए, इसने पहले ही बता दिया पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो ये कहाँ बना होगा? ये पैनक्रियाज में बना होगा। कहाँ पे ये अपना वर्क ऑफ एक्शन दिखाएगा बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कुछ आप चीजों को कनेक्ट कर रहे हो, ऐसे सोचो। माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था, लेकिन स्टूडेंट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंप्लीट डाइजेशन जो है वो हमारा कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा हुआ, बाकी उसने अपने फॉर्म को छोड़ दिया, और वो भोजन जब नीचे आता है तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन भी थोड़ा सा टूटा था, कहाँ पर? स्टोमक में, उसका भी पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फैट का डाइजेशन तो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन से ही उसकी शुरुआत होती है। पैनक्रियाटिक लाइपेज पैनक्रियाज में बना, इसने क्या किया? स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना वर्क ऑफ एक्शन दिखा के ये फैट्स को तोड़ देता है बच्चों फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। इंटेस्टाइनल लाइपेज, नाम से देखो इसका इंडिकेशन हमें मतलब याद करने की ही जरूरत नहीं है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड मतलब इंटेस्टाइन ग्लैंड में ये बना है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में काम भी कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या करते हैं बच्चों? ये फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अच्छा बच्चों, एब्जॉर्प्शन याद है, हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन के क्या क्या स्टेप्स है। देखो बच्चों, आपका एब्जॉर्प्शन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है बाय द हेल्प ऑफ विलाई। स्टोमक में भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है, ठीक है, पर मेनली किस में होता है बच्चों? मेनली स्टोमक में होता है, सॉरी मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बच्चों बाय द प्रोसेस ऑफ विलाई एसिमिलेशन। अब बच्चों हमने अब उसको तो न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन कर दिया है, अब क्या होगा? वो आपके सेल में उसका इनकॉर्पोरेशन होगा, ईच एंड एवरी सेल, ओके। दिस प्रोसेस इज एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब बच्चों इजेशन, कुछ याद आया? मैंने इंजेशन कहा था, फिर इजेशन कहा। अच्छा ये बता दो, इजेशन के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी? जल्दी जल्दी आप बताओ मुझे, ठीक है। आपको मैंने बताया था ना, इजेशन का मतलब होता है क्या? इजेशन मतलब एग्जिट करना। तो इसमें क्या हो रहा है? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो भी वैसे फूड मटेरियल जिनका आपकी बॉडी को कोई नीड नहीं है, तो उसके एलिमिनेशन को क्या कहा हमने? उसके एलिमिनेशन को हम इजेशन कहते हैं, ओके। उसके एलिमिनेशन को हम क्या कहते हैं? उसके एलिमिनेशन को हम इजेशन कहते हैं। गुड रिद्धि सिद्धि, सही जवाब दिया आपने, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। ऑल द बेस्ट, और बस यही है कि आप पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ओके। ऑल द बेस्ट, मचा दो।